नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए प्यारे दोस्त, बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं और बहुत अच्छे से हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे आइसोटॉप्स के बारे में, समस्थानिक के बारे में। तो क्या होते हैं आइसोटॉप्स, उनके बारे में जानकारी लेंगे। आइसोटॉप या समस्थानिक के बारे में मैं कल आपको बहुत अच्छे से बता चुका था। मतलब इनमें न्यूट्रॉन्स के नंबर और एटॉमिक मास जो होते हैं वो अलग पाए जाते हैं, लेकिन एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे आइसोटॉप्स हैं जिनका उपयोग बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा इनका उपयोग किया जाता है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। AWTPO के लिए बिल्कुल लेना है भाई। ठीक है, आइएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, है ना, यूरेनियम का एक आइसोटॉप होता है जिसे यूरेनियम 235 करते कहते हैं, 235 कहते हैं। ठीक है, नंबर एक। अब इस यूरेनियम 235 की अगर हम बात करें तो ये आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम है। यूरेनियम का समस्थानिक है ये। मान लिया कि यूरेनियम का समस्थानिक है, इसका क्या उपयोग होता है एग्जाम में, ये बहुत पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, इसका उपयोग क्या करते हैं? चट्टान या पृथ्वी की उम्र निकालने में, एटॉमिक रिएक्टर का फ्यूल होता ही है ना, परमाणु बम बनाने में। इसके यूज क्या क्या है? यूजेस। फॉर्मेशन ऑफ एटम बम, परमाणु बम बनाने में। है ना, और कहाँ यूज होता है? तो फ्यूल ऑफ एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु संयंत्र के ईंधन के रूप में। तो परमाणु संयंत्र का ईंधन होता है ये। और कहां पर होता है? यूरेनियम डेटिंग में। सर ये क्या होता है यूरेनियम डेटिंग? यूरेनियम डेटिंग से क्या किया जाता है? किसी चट्टान की, पृथ्वी की, है ना, याद रखना, पृथ्वी मतलब अर्थ, किसी रॉक मतलब चट्टान की उम्र निकालते हैं। ओके, ठीक है, नमस्ते। वेरी गुड। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि यूरेनियम का आइसोटॉप कौन सा है भैया, तो यूरेनियम 235 यूरेनियम का आइसोटॉप है। परमाणु बम बनाने के लिए इसी का उपयोग करते हैं, है ना, एटॉमिक रिएक्टर के फ्यूल के रूप में इसी का उपयोग करते हैं। तो ये आइसोटॉप है, समस्थानिक है, पहला हमने पढ़ा। अब दूसरा हम पढ़ते हैं C14। कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं। ठीक है, आइसोटॉप ऑफ कार्बन की बात करते हैं, नंबर 2, ये आपने बहुत अच्छे से देखा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम नंबर 2 पर देखते हैं, हम आइसोटॉप ऑफ कार्बन की बात करते हैं। हम कार्बन के समस्थानिक की बात करेंगे, तो हमारे माइंड में यहाँ पर दो आइसोटॉप आते हैं। ठीक है, और ये नंबर 2 पे पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि नंबर 1 पर हमने क्या पढ़ा? यूरेनियम पढ़ा। अब अगर नंबर 2 पर हम इसे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दो आइसोटॉप, उसमें से पहला आता है C12। ये कार्बन का सबसे सामान्य रूप है जो पाया जाता है।
इसका उपयोग कहाँ करते हैं? याद रखना, एटॉमिक मास के स्टडी में, स्टडी ऑफ एटॉमिक मास, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अध्ययन में। टू स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ एटॉमिक मास। तो जो भी परमाणु द्रव्यमान होता है उनके अध्ययन के लिए यूज करते हैं, सॉरी, इन एलिमेंट। तो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे फेमस इसका जो आइसोटॉप्स है वो ये नहीं है, वो है C14। कौन सा है? C14। ये कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कार्बन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है ये। ओके, कैसा है दोस्त, याद रखिएगा। AWTPO के लिए हम अलग से भी सैटरडे क्लास करवा रहा हूँ। एक क्लास ऑलरेडी सैटरडे को कैटलिस्ट की हो चुकी है, इस सैटरडे को कैटलिस्ट का दूसरा पार्ट होगा आपका, और ये भी क्लास आपको साथ के साथ लेनी है। मैं 1.5 महीने से बोलता हुआ, लगभग 1.5 नहीं 1 महीने से बोलता हुआ आ ही रहा हूँ, ये करना है आपको। चलिए, तो ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ, C12 का एटॉमिक मास की स्टडी में, और इससे निकाली जाती है क्या? याद रखना, जीवाश्म की उम्र निकालने में। टू फाउंड एज ऑफ फॉसिल। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जीवाश्म की उम्र निकालने को कार्बन डेटिंग। और कार्बन डेटिंग में किसका यूज करते हैं? तो भैया C14 का उपयोग किया जाता है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये प्रश्न है आपके एग्जाम के, ठीक है। पहले वाला एक बार और बता दीजिए बेटा। C12 ये कार्बन का नॉर्मली पाया जाने वाला क्या है? आइसोटोप है, समस्थानिक है। जब तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का अध्ययन करना होता है तो पहला तत्व जो लिया जाता है वो कौन सा होता है दोस्त? याद रखिएगा, है ना, वो कौन सा होगा? तो याद रखना, C12 होता है। मतलब इसका अध्ययन करके ही दूसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकों ने पहली बार अगर द्रव्यमान की स्टडी की थी तो वो किसके लिए की थी? तो दोस्त याद रखना, वो कार्बन 12 की करके ही दूसरे तत्वों को लिया था। ओके, चलिए नंबर थर्ड पे बढ़ते हैं आगे। तीसरा, Fe29। अब आप ये समझ चुके होंगे कि ये आयरन का आइसोटॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोटॉप ऑफ आयरन लिख देता हूं फिर भी मैं। ये आयरन का समस्थानिक है, आयरन का आइसोटॉप है। ये मेनली ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है ना, एनीमिया के ट्रीटमेंट में, है ना, याद रखना, यूज इन एनीमिया ट्रीटमेंट, है ना। या अरक्तता तो होता है उसके ट्रीटमेंट या इलाज में।
आपने एनीमिया को बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं आपको एनीमिया के बारे में एक जानकारी दे देता हूं। जब भी आप इस रोग को दोबारा कहीं पर सुने, या अरक्तता, तो ये जो रोग होता है ना, ये मुख्य रूप से चार चीजों की कमी से हो सकता है। किसी में आयरन की कमी से हो सकता है, विटामिन B6 की कमी से हो सकता है, विटामिन B9 की कमी से, या B12। इनमें से एक की भी कमी हो जाए ना, एनीमिया का टाइप बदल जाएगा, लेकिन वो रोग नहीं बदलेगा, रोग एनीमिया ही कहलाएगा। ठीक है, पर्सिशियस एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, B6 से एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया। तो एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबल एनीमिया के इलाज के लिए जिसका उपयोग किया गया वो क्या था? है ना, आयरन 29, एफ 29 नहीं, 29 नॉर्मल होता है, 26 लिखिए, सॉरी। ठीक है, 26 लिखिएगा। आइसोटोप है इसके, अरे दो तीन होते हैं ना तो यही दिक्कत हो जाती है। एक 29 भी होता है, एक 26 भी है, लेकिन ट्रीटमेंट वाला 26 है। आयरन 26 होता है, Fe26 होता है। एनीमिया मतलब एक रोग है जिसमें खून की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। क्या हो जाती है? इसी तरह से एक आइसोटोप और होता है जिसका यूज क्या होता है, नंबर 4 देखते हैं हम, है ना, आयोडीन 131। ठीक है, ये जो आयोडीन 131 है, ये आइसोटोप ऑफ आयोडीन है। आयोडीन की कमी से एक रोग होता है, आपने नाम सुना होगा, है ना, घेंगा या ग्वाइटर, है ना। तो ये किस में यूज किया जाता है, कहाँ यूज करते हैं इसका? ग्वाइटर के इलाज में, घेंगा के इलाज में। ओके। अरे बेटा, एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहा हूं, ये एटॉमिक मास है इनके पीछे, ये परमाणु द्रव्यमान है, ये एटॉमिक नंबर नहीं है। एक बच्चा कह रहा 29 कॉपर का अंक होता है सर, एटॉमिक मास है ये, है ना। आइस, ये जब भी ऐसे डैश करके आगे नंबर लिखा होता है वो एटॉमिक मास दर्शाता है, परमाणु द्रव्यमान होता है वो, है ना। तो याद रखना, तो यूज इन गोइटर। तो गोइटर जो होता है, याद रखिएगा, है ना, उस गोइटर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है ना, घेंगा रोग के इलाज में, हिंदी में क्या बोलेंगे? तो घेंगा रोग के इलाज में इसका यूज करते हैं। इसी तरह से नंबर 5 याद रखिएगा, आयोडीन हो गया। आयोडीन के अलावा आप याद रखिएगा जैसे कि फास्फोरस 32, इसका इलाज कहाँ होता है? बोन जो होती है, हड्डियां जो होती है, उसके इलाज में किया जाता है, आइसोटॉप ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस 32 को याद रखना। तो आइसोटॉप ऑफ, ठीक है, फास्फोरस। तो फास्फोरस जो होता है उसका आइसोटॉप होता है, और कहाँ करते हैं? तो जो हड्डियां हो जाती हैं, बोन जो हो जाती हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये क्लास AWTPO की बिल्कुल है बेटा। ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है, लेना है आपको। ठीक है, आइए, बिल्कुल लेना। चलिए, कौन ट्रीटमेंट? जैसे अस्थियों के अंदर जो कैंसर हो जाता है ना, उसके इलाज में इसका यूज करते हैं, किसका? फास्फोरस 32 का। ये चीज ध्यान रखना, तो अस्थि उपचार में, है ना, अस्थि रोग उपचार में। 5 हो गया, नंबर 6।
नंबर 6 पे अब क्या पढ़ते हैं? हाँ, सोडियम 24 Na24, कोबाल्ट 60, दो और पढ़ लेते हैं फिर खत्म करते हैं। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का आइसोटोप होता है। किसका होता है? कोबाल्ट का, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोबाल्ट का क्या है? आइसोटोप है यह, है ना। कोबाल्ट का समस्थानिक होता है। अब ये कोबाल्ट का समस्थानिक है, लेकिन उपयोग क्या है? बिना उपयोग के तो हम पढ़ेंगे नहीं। इसका उपयोग कैंसर ट्रीटमेंट में, तो याद रखिएगा ये अपने अंदर से क्या करता है? गामा किरणें रिलीज करता है, तो इट्स रिलीज गामा रे। ये गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। सर इससे क्या होगा? इससे एक फायदा मिलता है कि कैंसर की जो सेल्स होती हैं, है ना, गामा रे हमारे शरीर के आर पार जा सकती है, तो वो उन्हें नष्ट करने का काम करती है। प्रश्न कैसे बनेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम समीना है बानो, तो आपसे पूछा जाए कि समीना बानो आपका नाम क्या है, तो ऐसा तो प्रश्न नहीं बनेगा। पूछेंगे यही ना कि गुड़िया आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे? समीना बानो। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेगा? कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में। प्रश्न यही तो, यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? आंसर बनेगा कोबाल्ट 60। सोडियम 24, आइसोटोप ऑफ सोडियम, ये सोडियम का समस्थानिक है। सोडियम के समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है? रक्त संबंधी विकार के इलाज में। ठीक है, AWTP वाले को सैटरडे वाली क्लास भी लेना है और ये भी लेना है। ठीक है, और कुछ? ठीक है, आइसोटोप ऑफ सोडियम, ये सोडियम का क्या होता है? समस्थानिक होता है, याद रखिएगा। और रक्त संबंधी विकार में, याद रखिएगा, या बीमारी के इलाज में यूज करते हैं, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर, तो ब्लड में किसी प्रकार का विकार हो, परिवहन में समस्या हो, उस प्रकार के इलाज के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्त याद रखिएगा, वहां पर यूज किया जाता है किसका? वहां पर आप यूज करते हैं, है ना, सोडियम 24 का। ये हो गए आपके समस्थानिक, जहां से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न बन सकते थे, दोस्त याद रखना। चलिए और देखते हैं समस्थानिक से और क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। आइसोटोप से क्या प्रश्न बन सकते हैं? अगर सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं तो वो यहीं से। आइसोटोप का निर्माण कैसे होता है? पहला, निर्माण या फॉर्मेशन कैसे होगा? अगर आइसोटोप बना रहे हैं तो उसका निर्माण कैसे होगा? तो याद रखना, न्यूट्रॉन की संख्या में जो अंतर होगा उससे ही होगा। डिफरेंस बिटवीन
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आइसोटोप का निर्माण किससे होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या के अंतर के कारण। तो न्यूट्रॉन की संख्या के अंतर के कारण होता है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, तो दोस्त याद रखिएगा, तो आइसोटोप जो होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि एक ही तत्व के बने होते हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो जितने भी समस्थानिक है एक ही तत्व के, उनमें ये चीज पाई जाती है। चलो, दूसरी चीज, इनमें डिफरेंस किस चीज का होता है, तो याद रखना इनमें जो मेन अंतर होता है वो द्रव्यमान का। तो याद रखना अंतर किस चीज का होता है, इनमें द्रव्यमान अलग होता है। डिफरेंट मास फाउंड इन आइसोटोप। तो आइसोटोप के अंदर जो द्रव्यमान होता है वो अलग होता है। और समस्थानिक के बारे में एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं और इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर कोई समस्थानिक है मान लीजिए, तो सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके हैं, सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं, वो तत्व है पोलोनियम। कौन है, पोलोनियम। किसके सबसे ज्यादा आइसोटोप्स हैं, है ना, तो याद रखना पोलोनियम के। कीमोथेरेपी किया जा सकता है, बिल्कुल करते हैं, कैंसर सेल का इलाज के लिए किया जाता है। देखो, कैंसर के इलाज कई प्रकार से ढूंढे जा रहे हैं, ठीक है, तो उनमें एक ये भी होता है कि इन किरणों को छोड़ करके सेल को डैमेज किया जाता है जिसके कारण ये होता है। आइएगा, अब यहाँ पे ये चीज आपकी जैसे ही कंप्लीट होती है, अब हम ये देखते हैं, समस्थानिक आपने पढ़ा, मैंने बहुत सारे जितने भी आइसोटॉप से रिलेटेड पॉइंट हो सकते थे मैंने सारे पढ़ाए। अब हम इस चीज को नोटिस करते हैं, इस चीज को देखते हैं कि समभारिक क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। तो भाई नंबर 2 पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं समस्थानिक के बाद, समभारिक। ठीक है, आइसोबार। अब ये जो समभारिक होते हैं, आइसोबार होते हैं, इनमें क्या विशेषता होती है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट बट सेम एटॉमिक मास, है ना, याद रखिएगा, डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग तत्व होते हैं लेकिन क्या होते हैं, एक समान परमाणु द्रव्यमान रखते हैं। तो याद रखना, अलग अलग तत्वों का एक समान परमाणु द्रव्यमान होना। डिफरेंट एलिमेंट बट सेम एटॉमिक मास। इन तत्वों के अंदर याद रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है।
इन आइसोबार्स different number of proton, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से कोई भी समानता नहीं होती, बस सिमिलरिटी है तो एक बात की। ठीक है, सिमिलरिटी है तो एक बात की। ओके, वो किस बात की है ना, वो किस बात की है कि भाई द्रव्यमान समान है। बस देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, उदाहरण देता हूं। यहां देखना, जैसे एक सबसे प्यारा एग्जांपल जो चलता है ऑर्गन पोटेशियम और कैल्शियम का चलता है, वो बहुत प्यारा है, उसी को ले लेते हैं। ठीक है, ऑर्गन पोटेशियम और कैल्शियम। अब देखो ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18, इसका 19, इन भाई साहब का 20 होता है। तो देखो 18 इसका है, 19 इसका है और 20 इसका है। तो भाई प्रोटॉन की संख्या यही होती है, तो देखो प्रोटॉन अलग अलग, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यही होती है, वो अलग अलग, तत्व अलग अलग। अब यहां पर इनके जो द्रव्यमान होते हैं ना, इनके भैया इसका द्रव्यमान 40 होगा, इसका द्रव्यमान भी 40 होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है 40 होता है, इसका द्रव्यमान भी 40 होता है और इसका द्रव्यमान भी 40 होता है। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखो, यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, यहाँ 22 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग है, लेकिन बस सिमिलरिटी है तो एक बात की। वो किस बात की? 40 40 40। तत्व अलग अलग हैं, बस द्रव्यमान एक समान है। तो जब तत्व अलग अलग होते हैं किंतु द्रव्यमान एक समान होते हैं, दोस्त याद रखिएगा, ऐसे तत्वों को हम समभारिक या आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक या आइसोबार कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सम न्यूट्रॉनिक, है ना। क्या पढ़ते हैं? सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या समान होती है? न्यूट्रॉन की संख्या जिनमें क्या हो, समान हो, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। ओके, आइए देखते हैं। दो के बाद तीन, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? आइसोटोन। आइए, अलग अलग तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या जब समान हो तो उसे क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक। डिफरेंट एलिमेंट बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या इनमें समान होती है, बाकी कोई भी चीज इनमें सेम नहीं होती। उदाहरण के तौर पर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो दोस्त, हम एक हाइड्रोजन का आइसोटोप लेते हैं 1H3, और एक हम हीलियम का समस्थानिक लेते हैं 2 और 4। अब यहां देखो, अगर हम इस हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? परमाणु क्रमांक। ठीक है भाई, इसका एटॉमिक मास भी आपको दिख रहा है 4। आपको इसमें प्रोटॉन की संख्या भी दिखेगी, आपको इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दिखेगी। ठीक है, और आपको इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी दिखेगी। एज इट इज इस हाइड्रोजन की हम यहां बात कर लेते हैं। इस हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर भी आपको दिख रहा होगा, एटॉमिक मास भी दिख रहा होगा,
ठीक है, प्रोटॉन की संख्या भी दिखेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दिखेगी और न्यूट्रॉन की संख्या भी दिखेगी। अब देखो, अगर आप देख पाए तो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का, कि सर 1। इसमें एटॉमिक मास कितना है सर 3। प्रोटॉन की संख्या वही जो एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या वही। न्यूट्रॉन की संख्या इन दोनों के बीच का अंतर है, कितना है अंतर इनमें, कि सर 2 का। क्या गया 2। ठीक है, इसको ध्यान रखना, अभी इसको ध्यान रखना। यहां देखना भाई, एटॉमिक नंबर कितना है सर 2, द्रव्यमान कितना है 4, प्रोटॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों के बीच का अंतर होता है 4 और 2 के बीच का अंतर कितना है 2। तो यहाँ कितना निकल के आ गया कि सर 2। तो आपका जो जवाब बिना बना वो क्या बना, 2 बना। अब देखो, चाहे इसको देखो चाहे उसको देखो, दोनों ही जगह पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल कर आए वो आपके समान आए। मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या जहां पर समान होती है उन्हें आइसोटोन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। आप चाहें तो दोनों देख लें, मैंने पूरा डिटेल से आपको इसको हाइड्रोजन के बारे में भी डिटेल से बताया, ठीक है, और मैंने आपको हीलियम के बारे में भी यहां पर विस्तृत रूप से बताया कि भाई हीलियम में भी क्या होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन में भी क्या होगा। सारी चीजें एक एक हमने देखी। देखो कुछ भी मैच नहीं हुआ सिवाय न्यूट्रॉन की संख्या के। चलिए, देखो कुछ भी नहीं रख सकते हम रास्ते चलते, ये नहीं हो सकता। केमिस्ट्री में अगर जो सरवाइव करते हैं उन्हीं को ले सकते हैं। तो आपको वो एग्जामिनर ऑप्शन में देगा, है ना, याद रखिएगा। जब वो प्रश्न पूछेगा ना, तो वो पूछेगा इनमें से कौन सम न्यूट्रॉनिक है, तो वो ऑप्शन में इस तरह से देगा जिनके, है ना, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान का अंतर जिनका सभी का बराबर आ जाए, वो इस तरह से होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, है ना, मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, समझना, है ना, पहले ऑप्शन दे देता हूं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और जो प्रश्न है वो इस तरह से है ना, जो प्रश्न है वो इस तरह से है, जैसे कि कार्बन, निम्न में से क्या है। अब मैंने आपको ये दे दिया। अब देखो दोस्त, सबसे पहली चीज लिखी है कि आइसोटॉप। अगर ये एक समान तत्व होते तो ये आइसोटॉप होते, तत्व अलग अलग है मतलब ये आइसोटॉप नहीं हो सकते। आइसोबार, द्रव्यमान समान होता मतलब भी आइसोबार होते, ये नहीं हो सकते। आइसोटोन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या अगर इनमें समान हो, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी वो तो देखना पड़ेगा। इन दोनों में 8 का अंतर है, इन दोनों में 8 का अंतर है, और इन दोनों में भी 8 का अंतर है, मतलब सभी में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। तो आपका आंसर ये हो गया। इस तरह से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एग्जाम में निकाल सकते हैं कि भाई आइसोटोन कौन होंगे, आइसोबार क्या होंगे। तीनों का डिफरेंस देखो, 8 6 14, 7 8 15, 8 8 16, है ना। तो ये इस तरह से एग्जामिनर आपको खुद देगा, निकालने के लिए घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। जैसे आपने इसको देखा, कितने हो गए थे यहाँ, 3। नंबर 4, सम न्यूट्रॉनिक। देखो जहां न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है इन्हें, सम इलेक्ट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक नहीं, सम इलेक्ट्रॉनिक। अरे सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, या सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। न्यूट्रॉनिक तो हो गए थे, सम इलेक्ट्रॉनिक, है ना। न्यूट्रॉन तो अभी पढ़ा हमने ये यहाँ,
सम न्यूट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक आएगा, इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये जो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इनमें याद रखिएगा क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, और कुछ भी समान नहीं हो गया। सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, याद रखना। अब सम नहीं बताया बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक कहाँ करवाया, अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं करवाया। अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे समझिएगा, मैं आपसे नॉर्मली कहता हूं, जैसे किसका एग्जाम्पल लें, हाँ बहुत प्यारा एग्जाम्पल याद आया, पूछा हुआ प्रश्न है ये, है ना। एक प्रश्न पूछा गया था कि H2O एवं Na+ क्या है ना, ये प्रश्न था। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए, बी, सी और डी आइसोटॉप हैं, आइसोबार हैं, ठीक है, आइसोटोन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये क्या निकले थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो कैसे है, जब भी किसी धातु के ऊपर प्लस का निशान है, मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, जैसे सोडियम के ऊपर प्लस का निशान है, पानी, पानी की अगर बात करेंगे तो दोस्त इसके अंदर टोटल, यहां देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है कि सर एक होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं, 8 और 16। अब दो हाइड्रोजन है तो यहां पर देखना टोटल कितने हो जाएंगे, 2 और यहाँ के 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसमें कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कितना होता है, 11। इस सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि सर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 11, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब Na+ लिखा जाता है, तो Na+ क्या करता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन, याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, किसी को दे दिया है। अगर किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखो भाई, Na+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पानी और Na+, ये देखो यहां पर दोनों में सेम चीजें हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यहां भी है। अगर वो Na बोल देता Na+ की जगह, तो ये कुछ भी नहीं होते, क्योंकि दोनों की जगह पर यहां पर सेम इलेक्ट्रॉन है दोस्त, याद रखिएगा, इसलिए ये चीज पाई जाती है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। AWTPO की क्लास कब से लगी, ये क्लास आपको AWTPO के लिए लेना है, हर सैटरडे के दिन भी मैं उसमें क्लास लेता हूँ, एक ऑलरेडी उसमें हो। ठीक है भाई, चैन आया दिल को, करार आया। ओके, आ जाओ इधर। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और बचती है, देन हम इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। वो क्या बचती है, आइसो डाइपर। ये क्या होते हैं सर, ठीक है, नंबर 4 हो गया था, नंबर 5, 4 के बाद नंबर 5। इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यही बोलेंगे भाई। कभी आपके माइंड में आ रहा हो कि सर आइसो डाइपर को कुछ और बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं बोलेंगे। आइसो डाइपर, ठीक है।
इनमें कोई भी चीज एक दिखती नहीं है सिमिलर, याद रखना। इलेक्ट्रॉन और नहीं नहीं नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर इनमें एक समान होता है। डिफरेंस ऑफ number of proton and number of neutron are similar। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या का अंतर है, ठीक है, वो समान पाया जाता है। ठीक है, सैटरडे वाली क्लास कितनी बजे से होगी बता देंगे आपको, सैटरडे आने दो, ठीक है, बता देंगे कब से होगी। यहाँ देखना, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे हम दो तत्व लेते हैं, एक यूरेनियम ले लेते हैं, एक थोरियम ले लेते हैं, क्योंकि प्रचलित शुरुआत से यही है इनको पढ़ने के लिए। ठीक है, थोरियम और यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 90, इसका 92, और इसका एटॉमिक मास होता है 234, इसका होता है 238, है ना, 234 और 238। अब देखो, अगर आप इनको देखोगे, इनको निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है, आप ये सोचे कि मैं इनको निकालूं, इनकी कोशिश करूं, तो यहां देखना भाई, यहां पे एलिमेंट की बात करें, तत्व, तो एक तो थोरियम हो गया, एक यूरेनियम हो गया। अब देखो भाई, अगर मैं इनका एटॉमिक नंबर कहूं आपसे, कुछ भी सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, एटॉमिक मास कहूं आपसे, परमाणु द्रव्यमान कहूं, कुछ भी सेम नहीं मिलेगा। प्रोटॉन की संख्या कहूं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहूं, या न्यूट्रॉन की संख्या कहूं, इन सब में अंतर पाया जाएगा। दोस्त देखो, एटॉमिक नंबर अगर थोरियम का देखें तो 90, एटॉमिक मास देखें तो कितना हो जाएगा, 234, 234, प्रोटॉन की संख्या 90, इलेक्ट्रॉन की संख्या 90, और 90 में से 234 जाएगा, डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 144, 144। ओके, अब यहां देखना, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, द्रव्यमान 238, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या 92, इलेक्ट्रॉन की संख्या 92, और इन दोनों का नंबर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 146 के आसपास, 146, क्योंकि 8 में से 2 जाएगा, 146। अब देखो कुछ भी सेम नहीं है, लेकिन हमने क्या चीज पढ़ी है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि भाई हमारा ये जो आइसोडाइफर होते हैं क्या होते हैं, कि अगर आप, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर आप न्यूट्रॉन की ऑब्वियसली संख्या ज्यादा होगी, तो न्यूट्रॉन के अंदर से प्रोटॉन को माइनस करते हैं, और अगर दोनों में सेम आ जाते हैं तो वो क्या होंगे, आइसोडाइफर होंगे। चलिए पहला ट्रायल करते हैं हम, किसके लिए, थोरियम के लिए, फिर हम करेंगे किसके लिए, यूरेनियम के लिए। तो आइए देखते हैं थोरियम के लिए चीजें सही होती हैं या यूरेनियम के लिए। जब आप देखते हैं कि थोरियम के लिए कितनी है, 144, 144 में से 90 माइनस करना है, 144 माइनस 90 करना है, आपका जो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा वो लगभग 54 निकल के आएगा, क्योंकि 44 उधर का 10 इधर का। यहाँ पर आपका 146 है, उसमें से 92 माइनस करना है, तो 146 माइनस 92 करना है, 6 में से 2 जाएगा, और 14 9 54, यहाँ भी 54 आया, यहाँ भी 54 आया, ये दोनों चीजें सेम हैं, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, आइसोडाइफर हैं। ठीक है, तो ये TH का मतलब थोरियम, U का मतलब यूरेनियम, तो इन्हें आइसोडाइफर कहा जाता है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर समान होता है, याद रखिएगा, इन्हें आइसोडाइफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोडाइफर कहा जाता है। इस चीज को आप
सरलतम रूप में याद रखना, सरलतम तरीके में याद रखिएगा। चलिए, सैटरडे वाली क्लास को कांस्टेबल वाले बेच में ले सकते हैं? नहीं बेटा, वो सिर्फ AWTPO वाले में ही चलती है, तो आपको वो ना तो दिखेगी ना शो होगी। वो सिर्फ उन्हीं बच्चों की क्लास है, तो वो उन्हीं के है ना, उन्हीं के बेच के अंदर चलती है, सभी के इसमें नहीं। पूरे दिन 10 घंटे क्लास होती है, तो बेटा कुछ क्लासों को अभी छोड़ दीजिए। एक साथ 10 लेना जरूरी नहीं है। जो कमजोर सब्जेक्ट हैं उनको लीजिए, उनका रिवीजन कीजिए, जो आपके मजबूत सब्जेक्ट हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। ये तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, तो एक साथ तो सारा हजम नहीं होगा, अभी आपकी दिल्ली पुलिस में टाइम है, तो आप धीरे धीरे करिए, प्रयास हो जाएगा। चलो, ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है और आज की क्लास हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।